हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन आटम। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था। ये टुक अ गोल्ड फॉइल, सोने की एक बहुत ही पतली सी परत ली थी और उस सोने की परत पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था। जैसे कि हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल्स की खास बात क्या होती है। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और ये बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं। दे आर वेरी हैवी एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर बम्बार्ड किया गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए हैं। दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन। इन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए हैं, राइट। तो इन्होंने इससे कंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए हैं, दैट मीन्स गोल्ड के जो गोल्ड में जो एटम्स प्रेजेंट हैं या कोई भी एटम है उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है। सो दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन दैट ही क्रिएटेड। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए हैं। इसका मतलब कि एटम के अंदर बहुत सारी खाली जगह है। मोस्ट पार्टिकल आर अनडिफ्लेक्टेड। ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन इनकी थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी है। अब अल्फा पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं तो उनको अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा। तो उन्हें रास्ते में कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला था तो वो उससे रिपेल होकर, यानी उससे उससे रिपेल होकर रिपल्शन की वजह से उन्होंने अपना डायरेक्शन थोड़ा सा बदल दिया। और कुछ पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री टर्न पे वापस मुड़ गए, यानी जिस डायरेक्शन में आए थे उसी डायरेक्शन में वो वापस मुड़ गए। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल थे, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। इससे ये पता चलता है कि अंदर एटम के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल होना चाहिए, क्योंकि हमारा अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अल्फा पार्टिकल अगर किसी चीज़ से टकरा कर बिल्कुल वापस मुड़ जाए, इसका मतलब यही निकलता है कि वो चीज़ खुद भी बहुत पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बहुत ही हैवी पार्टिकल होगी, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल्स भी हैवी होते हैं। सो दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। अब हम देखें कि इन्होंने कंक्लूजन कैसे निकाला। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कंक्लूजन इन्होंने ये निकाला कि बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर खाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होना चाहिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए बाय वेरी स्मॉल एंगल। छोटे छोटे एंगल से थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया। तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं, और उनमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास खुद भी पॉजिटिव चार्ज है। तीसरा, न्यूक्लियस का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, क्योंकि बहुत ही कम, वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री एंगल पे वापस मुड़ गए। और इससे ये भी पता चलता है कि जो अंदर का न्यूक्लियस है उस दैट इज़ वेरी हैवी। सारा का सारा एटम का मास न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने तीन चीज़ें कही। सबसे पहले, एटम के पास सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए जिसके पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास होना चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। जैसे सेंटर में अगर हमारा एटम है जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जिसमें सारा का सारा हमारा मास है, तो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व करेंगे जैसे सूरज के आसपास अर्थ रिवॉल्व करता है, इस तरह से इन 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 सर्कुलर एरिया जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द एटम। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल? सबसे पहला, रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम फिजिक्स के लॉज को समझें, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स को समझें, तो जब भी कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, जैसे सूरज के आसपास अगर अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है या कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चारों तरफ घूमती है, तो अक्सर इस रेवोल्यूशन के टाइम बॉडी एक्सेलरेट करती है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। और अगर उस बॉडी में कोई चार्ज भी है, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है,
तो उसमें से रेडिएशन निकलनी चाहिए कि यानी कि वेव्स निकलनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे सेंटर में बिल्कुल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है, यानी इसके आसपास गोल गोल घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन में क्योंकि चार्ज है, इट इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल, तो इसमें से एनर्जी निकलनी चाहिए, वेव्स निकलनी चाहिए, रेडिएशन बाहर निकलनी चाहिए। अब क्योंकि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो ये अपने ऑर्बिट को, यानी कि इस ऑर्बिट को मेंटेन नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट, और उसको अपना ऑर्बिट छोटा छोटा करके उसे बिल्कुल सेंटर में गिर जाना चाहिए। तो एक बार और समझिए, फिजिक्स के अकॉर्डिंगली या क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है तो अक्सर वो एक्सेलरेट करती है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल चार्ज्ड है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगी। रेडिएशन का मतलब है कि या तो अल्फा पार्टिकल रिलीज़ करेगी, या बीटा पार्टिकल रिलीज़ करेगी, या गामा पार्टिकल रिलीज़ करेगी, या लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेगी। जब वो रेडिएशन रिलीज़ करती है तो उसकी एनर्जी ख़त्म होगी, और अगर उसकी एनर्जी ख़त्म होगी तो वो अपना ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर पाएगी, अपना रास्ता मेंटेन नहीं कर पाएगी, और उसे सीधे ऐसे स्पाइरल पाथ में गिरकर बिल्कुल न्यूक्लियस में डूबकर गिरकर मर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो बहुत ही अनस्टेबल मॉडल है, और रदरफोर्ड के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए दीज टू वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।